हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज हम अपना 8th वीडियो लेक्चर करने जा रहे हैं। हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा यूनानी रोमन परंपरा और ख़ास तौर पर हम हेरोडोटस के ऊपर इसमें फोकस करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट है। एमए में एक हिस्टोरियोग्राफी नामक पेपर होता है उसके लिए, साथ ही साथ इग्नू में MHI03 एक कोर्स कोड है हिस्टोरियोग्राफी, उसके लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट होने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज कैसी लगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ में यह भी बताएं आप लोगों को कौन कौन सी वीडियोज और चाहिए। तो इससे पहले हम क्या है 7 वीडियो लेक्चर्स बना चुके हैं, तो आप मेरे चैनल स्टडी विद जेनी के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। यूनानी रोमन परंपरा। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है जिसका मीन्स क्या है, पूछताछ या जांच पड़ताल। हेरोडेटस पहले ज्ञात लेखक थे जिन्होंने अपने कार्य के वर्णन के लिए शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का किसने प्रयोग किया था? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता भी माना जाता है। अब हम उनके इतिहास लेखन के रेफरेंस में बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, हम 4 इतिहासकारों का अध्ययन के लिए चुना गया है जो क्या है यूनानी इतिहासकार हैं। तो जिन 4 इतिहासकारों को हमने अध्ययन के लिए चुना है वे प्राचीन काल के जाने माने इतिहासकारों में से एक हैं। इनमें शामिल है 5वीं सदी ईसा पूर्व के हेरोडोटस और थुसीदीदेस जिन्होंने यूनानी में लिखा है, और रोमन साम्राज्य के ऑगस्टक युग की लिवी और टेसिटस जिन्होंने लातीनी भाषा में लिखा है। तो जो हेरोडोटस और थुसीदीदेस इन्होंने तो यूनानी लैंग्वेज में लिखा है। रोमन साम्राज्य के ऑगस्टक के टाइम पीरियड के जो 2 हिस्टोरियंस हुए लिवी और टेसिटस, ये उस ऑगस्टक के समकालीन थे, इन्होंने लातीनी लैंग्वेज में लिखा है। 5वीं सदी में यूनान के इतिहास में सामान्यता और एथेंस के इतिहास में विशेष रूप से क्लासिकी युग की रचना की, जबकि ऑगस्टक युग को रोमन साम्राज्य के स्वर्ण काल का युग माना जाता है, क्योंकि ऑगस्टक का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही शांतिपूर्ण रहा था। इसलिए ऑगस्टक के टाइम पीरियड को रोमन साम्राज्य में स्वर्ण काल का युग माना जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। लिवी और टेसिटस अपने समकालीन के बहुत बड़े आलोचक थे। उन्होंने इतिहास लेखन केवल प्रशंसात्मक नहीं बल्कि वर्तमान के प्रति चिंता प्रकट करते हैं। जो लिवी और टेसिटस थे वो किसके समकालीन थे? ऑगस्टक के समकालीन थे। उन्होंने क्या है अपने जो कंटेम्प्रेरी जितने भी राजा महाराजा हुए उनकी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज ही नहीं की, साथ ही साथ उनकी आलोचना भी की जहाँ उनको लगा। तो उन्होंने क्या है वर्तमान के प्रति चिंता भी व्यक्त की है। अब हम सबसे पहले हेरोडोटस की बात करते हैं। हेरोडोटस का समय संभवतः 484 से 430 ईसा पूर्व रहा होगा। इनका जन्म हेलिकार्नस 484 BC एक यूनानी बस्ती में हुआ था। उन्होंने बहुत दूर दूर तक की यात्राएं की, जैसे फिलिस्तीन तथा बेबीलोन सहित पश्चिम के इलाकों में, उत्तरी अफ्रीका में, विशेषकर मिस्र में, भूमध्य सागर में बसे कई द्वीपों तथा मुख्य भूमि यूनान में। हेरोडोटस लेखन एथेंस के प्रति गहरी श्रद्धा प्रकट करता है। इनके कुछ लेखन को इस बात की यादगार स्थापित करने के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है जिसे वे फारस पर यूनानियों की ऐतिहासिक विजय मानते थे, जो उनकी कल्पनाओं में एक सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था। तो हेरोडोटस का जन्म कहाँ पर हुआ? हेलिकार्नस में 484 BC में हुआ और एक यूनानी बस्ती में हुआ। हेरोडोटस ने क्या है बहुत सी यात्राएं की,
उन्होंने जैसे कि फ़िलिस्तीन, बेबीलोन और उत्तरी अफ्रीका, उन्होंने क्या है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की भी यात्राएं की थी। तो इस प्रकार से जो हेरोडोटस का इतिहास लेखन है वो एक तार्किक लेखन है। उन्होंने क्या है उन सब चीज़ों को बहुत ही नज़दीकी से देखा था। अब हमारे जो सेकंड हिस्टोरियंस आते हैं, जो यूनानी हिस्टोरियंस हैं, वो थुसीदीदेस हैं, जिनका टाइम पीरियड रहा है 460 से 400 ईसा पूर्व का। एथेंस के साथ संबंध और भी निकट था। वह एथेंस के ही थे और पोनीसियन युद्ध के दौरान वो जनरल थे। हालांकि जनरल की हैसियत से वो अपने कार्य में इतने सफल नहीं रहे, क्योंकि वो अपने कार्य को लेकर असफल ही रहे। पोनीसियन युद्ध एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध हुआ था और लगभग कितने वर्षों तक चला था? यह युद्ध 30 वर्षों तक चला था। जनरल के रूप में असफल होने के बाद थुसीदीदेस को निर्वासित कर दिया गया, मतलब उसको देश निकाला दे दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया, और उसे कुछ वर्ष उन देशों में बिताए जो क्या है एथेंस के विरोधी हुआ करते थे। थुसीदीदेस के कार्य में उनके बहुमूल्य अनुभव की झलक कई तरह से दिखाई पड़ती है। तो क्या है, थुसीदीदेस को देश निकाला दे दिया गया, उसको निर्वासित कर दिया गया अपने देश से। तो वो क्या है, जो एथेंस के विरोधी देश थे उन देशों में घूमा फिरा और उन्होंने वहाँ उन सब चीज़ों को बहुत ही नज़दीकी से देखा। तो उनका जो इतिहास लेखन था उसमें एक वास्तविकता देखने को मिलती है। उनकी जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इस तरह हेरोडोटस और थुसीदीदेस इस समय की देन है, जिसे यूनान के इतिहास में सामान्य तौर पर और एथेंस के इतिहास में विशेष रूप से क्लासिकली युग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह समय सुकरात जैसे दार्शनिकों तथा एसिलस और सोफोक्लिस तथा यूरोपिदिस जैसे नाटककारों का समय था। जैसा कि हमने देखा, साम्राज्य के संदर्भों में लिवी और टेसिटस बहुत ही निकट थे। रोमन साम्राज्य का विस्तार यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे 3 कॉन्टिनेंट के क्षेत्रों तक था और यह साम्राज्य लगभग 5 शताब्दियों तक बना रहा। तो जो रोमन साम्राज्य था वो कौन से कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। और ये कितने सेंचुरी तक बना रहा है? ये क्या है, 5 सेंचुरी तक ये रोमन साम्राज्य बना रहा है। इसके बाद इसका क्या है, फॉल हो गया, पतन हो गया। यह साम्राज्य अपने विशिष्ट शासक वर्ग के लिए भी जाना जाता है, लिवी। तो हम थर्ड देखेंगे, इसमें लिवी 64 ईसा पूर्व से 17 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा। रोमन इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध ऑगस्टक का ये समकालीन था। तो लिवी किसका कंटेम्परेरी था? जो रोमन साम्राज्य में ऑगस्टक हुआ उसका समकालीन था। रोमन इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध ऑगस्टक का समकालीन था। हालांकि वह सीनेट का सदस्य तो नहीं था, न ही वह राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। उसने रोम का अत्यंत वृहद इतिहास लिखना पसंद किया, जो 142 पुस्तकों में दर्ज है। दुर्भाग्यवश इन पुस्तकों में से 100 से अधिक तो खो गई हैं और कुछ बाद में लेखकों द्वारा लिखे गए सारांशों में बची रही। अपनी संपूर्णता में यह इतिहास लेखन रोम के पौराणिक इतिहास से लेकर ईसा से पहले 9वीं शताब्दी का वृत्तांत समेटे हुए है। तो लिवी ने जो इतिहास लिखा वो क्या है, राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। वो सीनेट के सदस्य ना होते हुए भी राजनीति से डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने क्या है, रोम का एक बहुत ही वृहद इतिहास लिखा और 142 पुस्तकों में दर्ज था। दुर्भाग्यवश क्या है, इनमें से 100 से अधिक पुस्तकें खो गई हैं, लेकिन इनके जो कुछ रेफरेंस हैं वो अन्य बुकों में बचे हुए आज भी मिलते हैं। अब हम देखते हैं टेसिटस। इनका टाइम पीरियड 55 से 119 ईस्वी के बीच में रहा। साम्राज्यवादी प्रशासन से निकटता से संबंध था। तो टेसिटियस क्या थे? टेसिटस एक साम्राज्यवादी थे, प्रशासन निकटता से संबंध था और
यह एक जाना माना वक्ता भी था, बहुत अच्छा एक स्पीकर भी कहा जा सकता है। उसकी कलावर्तों में लगभग 50 वर्षों के रोमन साम्राज्य 14 से 65 ईस्वी के इतिहास का चित्रण किया गया है। इस काम की शुरुआत होती है ऑगस्टस के शासन के अंत से और इसमें सैन्य संबंधी उनकी सैन्य तथा प्रशासनिक विशिष्ट वर्गों की उद्गनिता, उत्तराधिकार संबंधी उनकी चिंताएं और राजनीति मामलों से में सेना की भूमिका का वर्णन किया गया है। उसके वृत्तांत की में बात यह है कि भीतरी व्यक्ति होते हुए भी साम्राज्यवादी नीतियों तथा षड्यंत्रों पर उसका रवैया अक्सर आलोचनात्मक होता था। दूसरे शब्दों में इसका लेखन यह बताता है कि रोमन संभ्रांत वर्ग में किसी भी हालात में एक रूपता नहीं थी। अब हम देखते हैं हेरोडोटस की लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं कि हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ और उसकी लाइफस्टाइल किस प्रकार की थी, उसका जीवन किस प्रकार का रहा और उन्होंने किस किस प्रकार की लेखन शैली पर कार्य किया, उनकी लेखन लिखने की क्या शैली थी और उनके लेखन लिखने की थीम या विषय वस्तु क्या रही। हेरोडोटस का जन्म हेलिकार्नस के एक उच्च कुल में 484 बीसी पूर्व में हुआ। तो हम ये पहले भी देख चुके हैं, हेरोडोटस को देखा था, वहाँ पे हमने थोड़ा सा उसके बारे में जाना था। अपने चाचा के दुसाहसिक कार्यों के कारण उसे 32 वर्ष की उम्र में ही निर्वासन भोगना पड़ा। दूर दराज की यात्राएं करने के रूप में इस भावी इतिहासकार ने अपने आक्रमण निष्कासन का लाभ उठाया। ये यात्राएं उससे फिनिशिया, मिस्र, सीरिन, सूसा और काले सागर के यूनानी राज्यों तक की यात्राएं की। इनके बारे में बिल ड्यूरा लिखते हैं, जहाँ हेरोडोटस जहाँ भी गया उसने वैज्ञानिक की नज़र और बच्चे की जिज्ञासा से निरीक्षण और अनुसंधान किया। जब वह एथेंस में 447 ईस्वी पूर्व में बसा, वह भूमध्य सागरीय राज्यों के भूगोल, इतिहास और शिष्टाचार संबंधी नोट्स के संदर्भ में संग्रह से लैस था। इस नोट्स और हेकाटियस तथा अन्य पूर्ववर्तियों के काम से दिए गए कुछ अंशों के आधार पर उसने सबसे प्रसिद्ध इतिहास रचना, जिसमें उसके मिथकीय उद्भव से लेकर पर्शियन युद्ध के अंत तक का मिस्र, निकट पूर्व और ग्रीस का इतिहास दर्ज था। तो हेरोडोटस का जन्म कहाँ पर हुआ? 484 ईस्वी पूर्व में हेलिकार्नस में हुआ। उनके चाचा के कुछ गलत कामों के कारण उसको 32 वर्ष की आयु में ही क्या है, निर्वासन भोगना पड़ा। उसको अपने देश से निकाल दिया गया। इस कारण से क्या है, उसे बहुत दूर दूर भटकना पड़ा और बहुत सी यात्राएं की। तो इन यात्राओं का उसे लाभ मिला और उसका फ़ायदा उनको अपने इतिहास लेखन में किया, क्योंकि उसने हर चीज़ को बहुत नज़दीकी से देखा। तो इस प्रकार से उनका जो इतिहास था वो क्या है, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर लिखा गया था। और बिल ड्यूरा जो हेरोडोटस है उनके बारे में लिखते हैं कि उनकी जो नज़र थी वो क्या है, बहुत ही पारखी नज़र थी और एक वे साइंटिस्ट की नज़र से वो देखते थे और उनकी जो सीखने की या किसी चीज़ को जानने की एक जिज्ञासु प्रवृत्ति, जैसे एक बच्चे को सब कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, इसी प्रकार से हेरोडोटस की भी क्या है, जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। साथ में ही वो क्या ऑब्जर्वेशन करता था और वो उन्होंने क्या है साथ ही साथ रिसर्च भी किया। और उसने क्या है अपने इतिहास में शिष्टाचार संबंधी बातों से संबंधित नोट्स का संग्रह किया था। और अब हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। इतिहास का जनक माना जाने वाला व्यक्ति अपनी भूमिका में घोषित करता है कि उसके इतिहासों का उद्देश्य यूनानियों और बर्बरमिस पर्शियनों के महान कार्यों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाकर रखा और उनके युद्ध के कारणों को उद्घाटित करना है। 9 भागों की इस रचना, जिसका हर भाग कलाओं की 9 देवियों में से किसी एक को समर्पित ही है, मुख्य विषय यूनानी पर्शियन संघर्ष है, जिसका मान
आन 480 ईस्वी की पूर्व में सालमिस में हुआ। हेरोडोटस अपने आख्यान के 24 विभिन्न पूर्वी भूमध्यसागरीय लोगों के रीति रिवाजों, परिधानों, शिष्टाचार, नैतिकता और मान्यताओं के दिलचस्प विवरण को शामिल करता है। तो हेरोडोटस ने क्या है, 32 साल में उसको निर्वासन मिला, तो उसके कारण उसको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ी। वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में घूमा, भूमध्य सागर के आसपास के एरियाज में घूमा, तो वहाँ के लोगों को उसने नज़दीकी से जाना, उनकी कल्चर को जाना, उनकी मोरल वैल्यूज़ को जाना, उनके जो कस्टम्स थे उनको जाना। तो उन्होंने क्या है, अपने इतिहास लेखन में उन सब का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, उसका वर्णन किया है। अब हम देखेंगे कि उनके लिखने की पद्धति कैसी थी, उनके इतिहास लेखन को लिखने की थीम या विषय वस्तु क्या रही होगी। हेरोडोटस की इतिहास लेखन की पद्धति उनकी दूर दराज घटनाओं के बारे में लिखना था, जो उसने दूसरे व्यक्तियों से सुनी थी। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति व निरीक्षण के बल पर भी यह जानने की कोशिश करता था कि इस घटना के पीछे क्या कारण रहे होंगे, ये घटना क्यों घटित हुई होगी। इसी कारण से इन्होंने जितनी भी व्याख्याएं दी वो क्या है, एक तार्किक बेस पर थी, एक लॉजिक, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता था, उसके पीछे उनका कोई न कोई लॉजिक काम करता था। उन्होंने तार्किक व्याख्याओं के साथ साथ वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की जो जोग्राफिकल्स जो कोजिज हुए वो क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, उन सब के बारे में बताया। और जो नेचुरल थिंग्स हैं उनके विश्वास के कारण वह अपने आख्यान में अपनी जो प्रिडिक्ट्स थी, उनकी दिव्य दृष्टि और आगामी दुर्घटनाओं के बारे में देवी चेतावनियाँ शामिल करता था। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति से ही उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए प्रेरित करती थी। स्टोबेरो ने लिखा है, जो एक भूगोल वेता थे स्टोबेरो, वो कहते हैं कि हेरोडोटस की रचनाओं में बहुत उटपटांग भरा पड़ा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये डेफिनेशन किसने दी है कि हेरोडोटस की रचनाओं में बहुत उटपटांग भरा पड़ा है, तो हम किसका नाम लिखेंगे, स्टोबेरो का नाम लिखेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि उन्होंने हेरोडोटस ने लिखा है कि मिस्र की बिल्लियाँ आग में कूद जाती हैं, डैन्यूब के किनारे के लोग गंध से ही नशे में आ जाते हैं, नेसू चाहते जार औरत था और आल्पस नदी थी। हेरोडोटस ने अपने बचाव में लिखा, जो कहा जाता है उसे बताना मेरा दायित्व था, परंतु मैं उसे मानने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं करूँगा या बाध्य नहीं करूँगा। अब उनके इतिहास लेखन लिखने की स्टाइल क्या रही है या शैली क्या रही। यूनानियों के चित्रण में हेरोडोटस की राष्ट्रभक्ति झलकती है, लेकिन वह किसी भी राजनीतिक विवाद के दोनों पक्षों का सही जिक्र करता है तथा पर्शियनों की भी वीरता, सम्मान और शौर्य का बखान करता है। हेरोडोटस इतिहास का जनक तो था ही, साथ ही साथ वह एक अच्छा कथावाचक भी था, एक बहुत अच्छा स्पीकर भी था। वह सहज, रोमानी और चमत्कृत करने वाली शैली में लिखता था। तो उनकी जो लेखन लिखने की जो स्टाइल थी, कला थी, वो क्या है, बहुत ही सहज भाषा में लिखते थे, रोमानी थी और बहुत ही अद्भुत प्रकार की स्टाइल में लिखते थे, जो मनोरंजन और अद्भुत कथाएं सुनने की लोगों की ज़रूरत पूरी करती थी। और प्रक्रियाओं से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में लिखते हुए उसने शानदार चरित्र चित्रण प्रस्तुत किए हैं। जितने भी चाहे दोष हों, लेकिन काल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मनुष्य को देखने वाला हेरोडोटस ही पहला व्यक्ति था। अब कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं हेरोडोटस के बारे में, अब हम उनको जानेंगे। सिसेरो ने उनके बारे में कहा है कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा और अधिकतर प्राचीनों की तरह लूसियन ने उसे क्या है, थुसिडाइडियस से भी ऊपर का दर्जा दिया है। शॉर्टवेल ने उन्हें पर्शियन युद्धों का होमर कहा है। तो ये डेफिनेशन पूछ ली जाए कि पर्शियन युद्धों का होमर हेरोडोटस को किसने कहा है, तो शॉर्टवेल ने कहा है। H.E.
बाउंस के अनुसार वह पहला लेखक हुआ जो मानता था कि इतिहासकार का काम मनुष्य पूरे पिछले जीवन को पुनर्निर्मित करना है। वह संपूर्ण इतिहास के क्रम में सबसे दिलचस्प कथावाचकों में से एक था। कलिंगुड हेरोडोटस को वैज्ञानिक इतिहास के सर्जन का श्रेय देता है। वह हेरोडोटस का आधुनिक इतिहास लेखन की सभी 4 परीक्षाओं से गुजरता है और तार्किक साक्ष्य एवं व्याख्या पर अपना आख्यान आधारित नहीं करने की सिर्फ कमी पाता है। इतिहास शब्द के प्रयोग और उसके निहितार्थ हेरोडोटस को इतिहास का जनक बनाते हैं। जनश्रुति लेखन को इतिहास के विज्ञान में बदलना 5वीं सदी का आविष्कार और हेरोडोटस वह आदमी था जिसने यह आविष्कार किया। तो हमने देखा कि हेरोडोटस कैसा व्यक्ति था। वो एक आधुनिक इतिहास लेखन लिखने वाला, हर चीज़ को एक तार्किक लेखन पर लिखने वाला, साथ ही साथ हर चीज़ को एक अनुभव के आधार पर लिखने वाला व्यक्ति था। तो जो हेरोडोटस ने लिखा उनका सारा इतिहास क्या है, अनुभव के आधार पर बेस्ड था और साथ ही साथ उन्होंने तार्किक चिंतन को बहुत ही महत्ता दी है और भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक इतिहास लेखन की एक नई परंपरा को उन्होंने छोड़ा। तो अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो यूनानी रोमन परंपरा है ये क्या है, हमारी यूजीसी नेट में भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो लेक्चर दिया है उसमें स्पेशली हेरोडोटस को लिया गया है। तो इस लेक्चर में क्या है, मैंने सबसे पहले यूनानी रोमन परंपरा के बारे में बताया और साथ ही साथ मैंने हेरोडोटस के बारे में भी इस वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब किया गया है। तो आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी और जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता रहे। और मेरी वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।